बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, उसमें हमने ये इक्वेशन डिराइव की थी। इस इक्वेशन को हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे कुछ आज, और कुछ इसको एक्सप्लेन करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के स्टार्ट में। तो ये इक्वेशन हमारे पास आई थी, साई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। हमने कहा था कि ये साइन वेव की मैथमेटिकल इक्वेशन है और इसको हमने प्रूव भी किया था, और इस पर आपको एक असाइनमेंट भी दी थी, उम्मीद है आपने कर ली होगी। तो हमने ये पढ़ा था कि ये साई जो है, ये साइन साई को रिप्रेजेंट करता है, ग्रीक लैंग्वेज का ये अल्फ़ाबेट है। तो इसमें ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, थीटा एंगल है। तो ये जब थीटा चेंज होगा तो साई की वैल्यू में इस तरह चेंज आएगी, और इस तरह की जो वेव बनती है इसे साइन वेव कहते हैं, जिसमें क्रस्ट की वैल्यू और ट्रफ की वैल्यू ये सेम हो। काज वेव में ये ज़रा मामला डिफरेंट होगा। उम्मीद है आपने इसको प्लॉट करके अब तक देख लिया होगा। अब इस इक्वेशन में थीटा जो है ये एक्चुअली एंगुलर मोमेंटम है। थीटा जो कि एंगल है, इट इज़ द मेजर ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसकी ये एक्सप्रेशन है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एस से या एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम। ये प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी, यानी यहाँ वेलोसिटी से मुराद लीनियर वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर वेलोसिटी एंड टाइम इज इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ अगर लीनियर वेलोसिटी की बजाय हम एंगुलर वेलोसिटी कर दें तो फिर ये डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और थीटा एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो इस इक्वेशन में अगर थीटा की जगह हम ओमेगा टी पुट कर दें, अच्छा ये ओमेगा ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है, ये स्मॉल ओमेगा है। एक कैपिटल ओमेगा हमने पढ़ा था, जिसको हमने कहा था जो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, जो ओहम को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है, वो कैपिटल ओमेगा था, और ये स्मॉल ओमेगा है। कैपिटल ओमेगा रिप्रेजेंट करता है ओहम को, जो कि रेजिस्टेंस का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, और स्मॉल ओमेगा रिप्रेजेंट करता है एंगुलर वेलोसिटी को। तो इस इक्वेशन में थीटा की जगह अगर हम ओमेगा टी पुट कर दें तो अब हमारे पास इक्वेशन बन गई साई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और इसमें ओमेगा को अगर की ये वैल्यू है 2 पाई इंटू न्यू। 2 पाई सर्कमफेरेंस है इस सर्कल का, ये जो सर्कल हमने बनाए थे जिसमें ये पार्टिकल पी मूव कर रहा है, इस सर्कल का सर्कमफेरेंस, यानी यहाँ से पार्टिकल अगर यूं पूरा दायरा मुकम्मल करके जब यहाँ पहुँचेगा तो ये जितना डिस्टेंस कवर करेगा ये 2 पाई है। और ओमेगा इसमें न्यू वेलोसिटी इसकी फ्रीक्वेंसी है, तो 2 पाई ओमेगा न्यू, अगर ये वैल्यू ओमेगा की है और ओमेगा की यहाँ पर हम पुट कर दें तो हमारे पास यही इक्वेशन अब इस फॉर्म में आ गई, ए साइन 2 पाई न्यू टी। न्यू फ्रीक्वेंसी है, एंड फ्रीक्वेंसी इज द रेशो ऑफ वेलोसिटी एंड वेव लेंथ। तो न्यू की ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। अब यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ये वही चीज़ है जिसको हमने ऑलरेडी कहा था कि ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है और इसको x से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो यहाँ वी टी की जगह अगर हम x पुट कर दें और x रिप्रेजेंट करेगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट को, अब हमारे पास ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई, ए साइन 2 पाई x ओवर ए। इस इक्वेशन को फर्दर हम इंशाल्लाह क्वांटम केमिस्ट्री जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। फ़िलहाल यहाँ पर इतना देख लें कि ये लैम्डा ये रिप्रेजेंट करता है वेव लेंथ को, और ये स्मॉल लैम्डा है, क्योंकि कैपिटल लैम्डा ये किसी और चीज़ की रिप्रेजेंटेशन है। कैपिटल लैम्डा से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने रिप्रेजेंट किया था मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को, वो कैपिटल लैम्डा था, और ये स्मॉल लैम्डा है जो कि वेवलेंथ के लिए है। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। ये फ्रीक्वेंसी और ये वेवलेंथ। माइक्रोवेव्स के लिए वेवलेंथ
को रिप्रेजेंट किया जाता है। वेवलेंथ चूँकि लेंथ है तो इसकी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट तो मीटर है, लेकिन ज़ाहिर है वेव्स छोटी होती हैं, तो इस लिहाज से वेवलेंथ को हम मीटर की बजाय सेंटीमीटर में, नैनोमीटर में, माइक्रोमीटर में, एंगस्ट्रॉम में रिप्रेजेंट करना ये हमें ज़्यादा सहूलत लगती है। तो माइक्रोवेव्स के लिए वेवलेंथ को रिप्रेजेंट किया जाता है सेंटीमीटर से, और सेंटीमीटर का मतलब है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर। इट मीन कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होंगे। इंफ्रारेड वेव्स इससे छोटी होती हैं, तो वहाँ पर वेवलेंथ को फिर सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करना भी ज़रा ऑकवर्ड सा लगता है, तो वहाँ पर हम वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं माइक्रोमीटर से, और माइक्रोमीटर को माइक्रोन भी कहा जाता है। 1 माइक्रोमीटर या 1 माइक्रोन दैट इज़ इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर, यानी ये 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा है, या यूँ समझ लें कि 1 मीटर में 10 लाख माइक्रोमीटर होते हैं। अल्ट्रा वायलेट विजिबल रेडिएशन इससे भी छोटी होती हैं, तो वहाँ पर फिर माइक्रोमीटर भी बड़ी यूनिट लगने लगती है, तो वहाँ पर हम माइक्रोमीटर की बजाय वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं एंगस्ट्रॉम में या नैनोमीटर में। तो एंगस्ट्रॉम को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ए बना के इसके ऊपर एक छोटा सा दायरा, या फिर इसको नैनोमीटर से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर, और 1 नैनोमीटर 10⁻�9 मीटर। इसका मतलब है 1 नैनोमीटर में 10 एंगस्ट्रॉम होंगे। तो फर्दर डिटेल इसकी हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे। फिलहाल अब देखें, अगर आपके पास एक सिंगल एटम है जिसने किसी दूसरे एटम से बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, तो उस एटम के अंदर तो सिर्फ एटॉमिक एनर्जी, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन कभी एस ऑर्बिटाल में होगा, कभी पी में चला जाएगा, कभी डी में चला जाएगा, कभी एफ में चला जाएगा, या वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में चला जाएगा, के ऑर्बिट से एल में या एम में या एन में, या उसके बाद ओ पी में चला जाएगा। एक ऑर्बिट के अंदर या एक शेल के अंदर, ऑर्बिट को शेल भी कहा जाता है, शेल के अंदर फिर सब शेल्स होते हैं एस पी डी एंड एफ, और सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। मसलन पी सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स हैं पी एक्स, पी वाई, पी जी, और ये ऑर्बिटल डीजनरेट हैं, इनकी एनर्जी सेम होती है। तो एटम के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है, लेकिन मॉलिक्यूल का मामला ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो एक आइसोलेटेड मॉलिक्यूल, अब ये हम बात सिर्फ आइसोलेटेड मॉलिक्यूल की करेंगे, चूँकि जो मॉलिक्यूल अगर किसी बल्क में है तो उसमें सिचुएशन और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं आइसोलेटेड मॉलिक्यूल की। तो आइसोलेटेड मॉलिक्यूल में 3 तरह के एनर्जी लेवल होते हैं। तो हमारा अब मेन टॉपिक है मोलेकुलर एनर्जी लेवल्स। तो एन आइसोलेटेड मॉलिक्यूल हैज़ 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी लेवल्स, और ये एनर्जी लेवल्स हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, रोटेशनल एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल सिग्मा पाई एन पाई स्टार सिग्मा स्टार, चूँकि इट अकॉर्डिंग टू मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी जब एटम्स मिलकर बॉन्ड बनाते हैं तो एक्चुअली उनके एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं और उससे मोलेकुलर ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस होते हैं। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही मोलेकुलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, और जिन मोलेकुलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है उन्हें हम कहते हैं बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल। यहाँ पर सिग्मा और पाई ये बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल हैं। पाई स्टार और सिग्मा स्टार इनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से ज़्यादा है, तो ये एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल्स हैं। और जो एन है इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं उन ऑर्बिटल को जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते, वो फिर नॉन बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल होते हैं। अगर किसी एटॉमिक ऑर्बिटल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो आमतौर पर वो एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता, उसे कहते हैं नॉन बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सिग्मा से इलेक्ट्रॉन, ये किसी मॉलिक्यूल के अंदर ये एनर्जी लेवल है, तो सिग्मा से इलेक्ट्रॉन अगर सिग्मा स्टार में चला जाए ये मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, या इलेक्ट्रॉन पाई से पाई स्टार में चला जाए ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, या एन से पाई स्टार में चला जाए, एन से सिग्मा स्टार में चला जाए। ये चारों जो लेफ़्ट साइड पे 4 ट्रांजिशन हैं ये अलाउड ट्रांजिशन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के सिग्मा से पाई स्टार में जाने के चांसेस ना होने के बराबर हैं, तो ये फॉरबिडन ट्रांजिशन है जिस पर रेड क्रॉस लगा दिया। इसी तरह पाई से सिग्मा स्टार ये भी फॉरबिडन ट्रांजिशन है।
फॉरबिडन ट्रांजिशन का मतलब ये नहीं है कि ये ट्रांजिशन हो ही नहीं सकती या ये बिल्कुल होती नहीं है। हम अलबत्ता ये कहेंगे, केयरफुल लैंग्वेज यूज़ करेंगे कि ये इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। उसकी वजह यह है कि सिग्मा और पाई स्टार की सिमेट्री डिफरेंट है, इनकी ज्योमेट्री डिफरेंट है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा से पाई स्टार में जाना मुश्किल है। हालांकि इलेक्ट्रॉन सिग्मा से सिग्मा स्टार में भी तो जा रहा है, जहाँ पर एनर्जी का गैप ज़्यादा है, लेकिन सिग्मा से पाई स्टार या पाई से सिग्मा स्टार का एनर्जी गैप कम है, लेकिन ये ट्रांजिशन फॉरबिडन है। क्यों? कि इनकी सिमेट्री डिफरेंट है। तो कभी मौका मिला तो इसकी फर्दर डिटेल भी पढ़ेंगे, वरना आप स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक कोर्स भी पढ़ रहे होंगे, उसमें इसकी आपको ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड की जाएगी। अब मॉलिक्यूल के अंदर एक तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स हैं, इसके अलावा वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल हैं। मॉलिक्यूल की वाइब्रेशंस भी होती हैं और रोटेशन भी होती हैं। इन वाइब्रेशन और रोटेशन को हम इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, रोटेशनल एनर्जी लेवल। वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल का गैप इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल से कम होता है। इसका मतलब है वाइब्रेशन के लिए कम एनर्जी चाहिए है एज़ कम्पेयर टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन लेवल टू अदर लेवल। इसी तरह रोटेशनल एनर्जी लेवल में एनर्जी का गैप और कम होता है, तो रोटेशन के लिए वाइब्रेशन से भी कम एनर्जी चाहिए होती है। इसलिए कहा जाता है कि एनर्जी लेवल्स के दरमियान में एक या एक से ज़्यादा वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होते हैं और वाइब्रेशनल लेवल के अंदर एक या एक से ज़्यादा रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं। इट मीन कि अगर किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है, तो इस दौरान वाइब्रेशन और रोटेशन भी हो चुकी होती है, क्योंकि उसके लिए एनर्जी कम रिक्वायर्ड है। इसकी हम डिटेल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स आर ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन लेवल टू अदर लेवल, एंड देयर आर मोर देन वन, देयर आर वन और मोर vibrational level between two electronic levels, and there are one or more rotational levels between two vibrational energy levels। तो किसी भी मॉलिक्यूल की जो टोटल एनर्जी है, जिसको हम कैपिटल E से रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज़ सम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी एंड वाइब्रेशनल एनर्जी एंड रोटेशनल एनर्जी। तो दिस इज टोटल एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल। यहाँ पर ये मैंने गलती से V लिख दिया था, अब काट दिया है। टोटल एनर्जी को E से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज सम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी एंड रोटेशनल एनर्जी। तो किसी भी मॉलिक्यूल की तमाम तरह की रोटेशनल एनर्जी और वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक और न्यूक्लियर एनर्जी का सम जो है, ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है। और हमने पढ़ा था, इसको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी, और हमने ये थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा था, इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल नहीं होता। अब ये डायग्राम देखें, एक सिंबॉलिकल डायग्राम है जिसमें रिप्रेजेंट किया गया है मॉलिक्यूलर लेवल्स को। ये जिसको ये जो ब्लू लाइंस हैं, ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल हैं। ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है E0, ये E1 फर्स्ट एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, और ये E2 सेकंड एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। अब इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के अंदर ये वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल हैं, जिनको हमने रेड से शो किया हुआ है, V0, V1, V2, V3, और इनके अंदर ये जो ग्रीन हैं ये रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं। तो वो जो हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के अंदर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के अंदर रोटेशनल एनर्जी लेवल होते हैं। तो इसमें ये स्मॉल E0 ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल को, स्मॉल E0, और स्मॉल E1 ये फर्स्ट एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है, E2 सेकेंड एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है, V0 ग्राउंड स्टेट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है, V1 फर्स्ट एक्साइटेड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है। सिमिलरली V2 सेकेंड एक्साइटेड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होगा और V3 थर्ड एक्साइटेड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होगा। R0 ग्राउंड स्टेट रोटेशनल एनर्जी लेवल है और R1 फर्स्ट एक्साइटेड रोटेशनल एनर्जी लेवल है। इट मीन R2 R3 ये सेकेंड एक्साइटेड और थर्ड एक्साइटेड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हैं।
तो यहाँ से अब दोबारा देखें, ये E0, ये जिसको हमने ब्लू से शो किया हुआ है, ये E0 ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके आएगा E1 में, जो कि फर्स्ट एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है। इस दौरान जब मॉलिक्यूल की ट्रांजिशन होगी E0 से E1 में, तो इस दौरान बहुत सारे रोटेशनल एनर्जी लेवल और बहुत सारे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल भी ये कवर कर जाएगा। तो इस दौरान रोटेशनल ट्रांजिशन भी हो जाएगी, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन भी होगी। सिमिलरली यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन जंप करे E1 से E2 में, तो हम कहेंगे मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुई है फर्स्ट एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक लेवल से सेकंड एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल तक। और V0 ग्राउंड स्टेट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है। अगर कोई मॉलिक्यूल जस्ट V0 से V1 में आए, तो इसका मतलब है उसने अपनी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं की, जस्ट वाइब्रेशन ही की है। सिमिलरली अगर कोई मॉलिक्यूल R0 से R1 में चला जाए या R1 से R2 में चला जाए, तो उसने जस्ट रोटेशन की है, वाइब्रेशन नहीं की। लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल इस V0 के रोटेशनल लेवल से V1 या V2 के रोटेशनल लेवल में जाए, तो फिर उसने रोटेशनल ट्रांजिशन भी की है और वाइब्रेशनल ट्रांजिशन भी की है। अब देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की मॉलिक्यूल के साथ ट्रांजिशन के साथ इंटरेक्शन होती कैसे है। इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड मॉलिक्यूल्स। फर्ज करें कि मॉलिक्यूल जिस एनर्जी लेवल में है उसकी एनर्जी E1 है। सपोज अ मॉलिक्यूल हैज़ एनर्जी E1 एट इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट में अगर मॉलिक्यूल की एनर्जी E1 है, इट अब्जॉर्ब्स सम रेडिएशन एंड गो टू नेक्स्ट स्टेट E2। मॉलिक्यूल पहले E1 में था, अब वो कुछ एनर्जी अब्जॉर्ब करके E2 में चला गया, तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी कितना हुआ, डेल्टा E इज इक्वल टू E2 E माइनस E1। एंड अकॉर्डिंग टू प्लांक्स इक्वेशन डेल्टा E इज इक्वल टू H न्यू। H इसमें प्लांक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.63, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जॉल सेकंड। तो इसका मतलब है कि हमें इतनी एनर्जी की रेडिएशन चाहिए है इस मॉलिक्यूल को E1 से E2 में पहुंचाने के लिए। वी नीड रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू। इस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन चाहिए, चूँकि H प्लांक्स कांस्टेंट है, तो इतनी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन चाहिए है टू प्रमोट मॉलिक्यूल फ्रॉम E1 टू E2। तो अगर हम ऐसी बीम ऑफ रेडिएशन यूज़ करें जिसमें बहुत सारी रेडिएशंस हों, तो मॉलिक्यूल सिर्फ उन्हीं रेडिएशन को अब्जॉर्ब करेगा जिनकी एनर्जी इस डिफरेंस के बराबर होगी, या मॉलिक्यूल सिर्फ उन्हीं रेडिएशन को अब्जॉर्ब करेगा जिनकी फ्रीक्वेंसी ये वाली होगी, न्यू होगी। इफ वी यूज अ बीम ऑफ रेडिएशन हैविंग वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, if we use a beam of radiation having wide range of frequency and energy, then molecule will absorb only those radiations having frequency related to delta E। अगर मॉलिक्यूल पर आप एक शुआ डालते हैं जिसमें बहुत सारी रेडिएशन है, तो मॉलिक्यूल सिर्फ वही रेडिएशन अब्जॉर्ब करेगा जिनकी फ्रीक्वेंसी इस के इक्वल होगी, H न्यू होगी। इसको ज़रा एक न्यूमेरिकल से देखें कि लेट्स सपोज अगर मॉलिक्यूल की इनिशियल एनर्जी है 10 जॉल और नेक्स्ट एनर्जी लेवल पे एनर्जी होगी 18 जॉल। अब मॉलिक्यूल जब E1 से जंप करके E2 में जाएगा, तो एक्चुअली वो 10 से जॉल से 18 जॉल एनर्जी पे चला गया। अब डिफरेंस ऑफ एनर्जी हो गया 8 जॉल। इसका मतलब है मॉलिक्यूल को 8 जॉल एनर्जी चाहिए है E1 से E2 में जाने के लिए। अगर आप इस मॉलिक्यूल को बीम ऑफ रेडिएशन देंगे, कोई ऐसी शुआ दें जिसमें बहुत सारी रेडिएशन हो, तो मॉलिक्यूल सिर्फ उन्हीं रेडिएशन को अब्जॉर्ब करेगा जिनकी एनर्जी 8 जॉल होगी। बाकियों को नहीं, वो 9 जॉल वाली को भी अब्जॉर्ब नहीं करेगा और 7 जॉल वाली को भी अब्जॉर्ब नहीं करेगा, 7.5 वाली रेडिएशन को भी अब्जॉर्ब नहीं करेगा, 7.9 जॉल की रेडिएशन को भी अब्जॉर्ब नहीं करेगा और 8.1 जॉल की रेडिएशन को भी अब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट E1 से E2 में जाना है और इस रिक्वायरमेंट के लिए उसे जस्ट 8 जॉल एनर्जी चाहिए है। तो वो उन्हीं रेडिएशन को अब्जॉर्ब करेगा
जिनकी एनर्जी 8 जॉल होगी। क्यों कि डेल्टा ई 8 जॉल है, डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन टू लेवल 8 जॉल है, तो अब मालिक्यूल को जस्ट 8 जॉल एनर्जी चाहिए है। और 8 जॉल एनर्जी वाली रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी ये भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि डेल्टा ई इक्वल टू एच न्यू, और ये एच न्यू की वैल्यू यानी कि डेल्टा ई की वैल्यू ये 8 जॉल है। और यहाँ पर अब एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34। यहाँ से अब आप न्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ देखें एच न्यू की वैल्यू 8 जॉल है, एच की वैल्यू पुट कर लें तो न्यू की वैल्यू कितनी होगी, ये हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया 1.207 इंटू 10⁻34 पर सेकेंड मीन हर्ट्ज, यानी 1.207 इंटू 10⁻34 हर्ट्ज। तो इतनी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन हम मालिक्यूल अब्जॉर्ब करेगा तो उसकी एनर्जी 8 जॉल होगी, और 8 जॉल एनर्जी ही उसको चाहिए है। तो अगर आप किसी मालिक्यूल पर, इसी मालिक्यूल पर एक बीम ऑफ रेडिएशन डालेंगे तो मालिक्यूल बेशक उस बीम में 10,000 रेडिएशन हो या 10 लाख रेडिएशन हो, तो मालिक्यूल सिर्फ उन्हीं चंद रेडिएशन को अब्जॉर्ब करेगा जिनकी ये फ्रीक्वेंसी होगी, और जिनकी ये फ्रीक्वेंसी होगी उनकी एनर्जी 8 जॉल होगी। अगर उस बीम ऑफ रेडिएशन में किसी भी रेडिएशन की एनर्जी 8 जॉल नहीं है, या किसी की रेडिएशन की भी फ्रीक्वेंसी इतनी नहीं है, तो फिर इसका मतलब है मालिक्यूल किसी भी रेडिएशन को अब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो अपनी इनिशियल स्टेट E1 में ही रहेगा, वो सारी ही रेडिएशन को ट्रांसमिट कर देगा। और अगर सारी ही रेडिएशन 8 जॉल की हैं तो फिर वो सबको ही अब्जॉर्ब कर लेगा। तो हम क्या, इस पूरी बात की समरी ये है कि वी नीड अ बीम ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस, वी नीड अ बीम ऑफ 1.207 इंटू 10⁻34 हर्ट्ज टू जंप अ मालिक्यूल फ्रॉम E1 टू E2। हाँ, जितनी ज़्यादा रेडिएशन इस फ्रीक्वेंसी की होंगी उतने ही ज़्यादा मालिक्यूल प्रमोट हो जाएंगे, इसको फिर इंटेंसिटी कहते हैं। तो कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम, वैसे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, वेव लेंथ की डेफिनेशन पता होगी, लेकिन इसको कल नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम रिपीट भी कर लेंगे। तो जितनी ज़्यादा रेडिएशन इस मतलूबा फ्रीक्वेंसी की होंगी उतने ज़्यादा मालिक्यूल प्रमोट हो जाएंगे। तो इस फिर हम कहेंगे कि इंटेंसिटी ज़्यादा है। तो कल हम इंशाल्लाह ब्रीफ डेफिनेशन पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी की, वेव नंबर की, वेव लेंथ की, और फिर हम इंशाल्लाह बहुत जल्द हम डिटेल पे आ जाएंगे और स्टार्ट हम करेंगे माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी से, जिसको रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। तो अब नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।